डायस्टिसिस रेक्टाई बहुत एक आजकल ज़्यादा आम देखने में आ रहा है। आपको वो हमेशा अपीयरेंस देगा कि जैसे आज भी मुझे शायद 2 या 3 महीने या 4 महीने की प्रेगनेंसी है। कोई भी आपको देख के बोलेगा क्या प्रेग्नेंट है या मेरा अभी भी बेबी बम्प अंदर जा ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है डायस्टिसिस रेक्टाई का। तो आप खुद से भी फील कर सकते हैं। अपना हाथ उसके ऊपर लीनिया अल्बा के ऊपर रखें आप और सर उठाएं जब आप लेटे हुए हैं। तो अगर वो उंगलियां आपकी 2 सेंटीमीटर मतलब ये 2 जो आपकी है आपकी ये उंगल नीचे चला जाता है तो वो डायस्टिसिस रेक्टाई है। अगर डायस्टिसिस रेक्टाई ज़्यादा होगा तो वो आपको एब्डोमिनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया मतलब जो हमारी पेट की नाभि है उसकी पोजीशन बिगड़ जाना, ये पेशेंट्स हमेशा बैक पेन के शिकार रहेंगे और ये हमेशा एक थकावट फील करेंगे। तो आपने पहले पैर लंबा करके आपने सिर्फ पेट को अंदर खींचा और फिर ढीला छोड़ा। आपने खींचा फिर आपने ढीला छोड़ा। इसके साथ अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है पैर को ये इस पैर के नीचे डाला, आपने इसको सपोर्टेड रखा। अब इसके बाद आपने पेट को अंदर खींचा फिर ढीला छोड़ा। अगेन स्टमक स्क्वीज और पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करते हुए दोनों बाहें आपने साइड में रखी हुई है। स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी कर पा रहे हैं तो स्टमक स्क्वीज और हील प्रेस। मतलब आपने स्टमक स्क्वीज किया और हील स्टमक स्क्वीज को मेंटेन करते हुए आपने हील से बेड के ऊपर जोर डाला। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिनकी डिलीवरी हुए कुछ महीने हुए हैं या कुछ साल भी हो गए लेकिन पेट अंदर नहीं हो रहा, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? जानने की कोशिश करेंगे। आज डॉक्टर हर्षनीत हमारे साथ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। बैली फैट कैसे कम करें उस पर हमने आपके साथ वीडियो बनाई है जो बहुत पॉपुलर है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि पेट के निचले हिस्से का जो मोटापा है वो कैसे कम किया जाए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो डिलीवरी के बाद महिलाओं में हो रही है, डायस्टिसिस रेक्टाई। हाँ जी, जिसकी वो भी एक कारण होता है कि जो डिलीवरी के बाद पेट अंदर नहीं होता। हाँ जी। डायस्टिसिस रेक्टाई बहुत एक आजकल ज़्यादा आम देखने में आ रहा है। काफ़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बताते होते हैं कि आजकल एक पेट फूला हुआ पेशेंट्स तकलीफ लेके आ रहे हैं और एक होता है फॉल्स और एक होता है ट्रू। मतलब एक होता है कि प्रॉपर डायस्टिसिस रेक्टाई और एक है कि वो उसके जैसा दिख रहा है पर वो है नहीं डायस्टिसिस रेक्टाई, या कह लीजिए वो बहुत अर्ली स्टेज में है। डायस्टिसिस रेक्टाई है क्या, पहले हमने ये समझना है। हमारे पेट की मांसपेशियाँ अपनी जगह पे रहे उसके लिए एक लीनिया एल्बा करके एक टिश्यू होता है जो हमारे चेस्ट से निकल के हमारे प्यूबिक बोन तक जाता है। मतलब कुल्हे की जहाँ कुल्हे हमारे जुड़ते हैं वो प्यूबिक बोन है और चेस्ट की जो हड्डी है वो स्टर्नम है, तो वहाँ से निकल के पूरा नीचे तक जाता है। तो जैसे कह लीजिए एक बैग है, उसका जिपर होता है ना, अगर जिपर ठीक से लगेगा तो लीनिया एल्बा एक जिपर है जिसने दोनों बैग के दोनों साइड को अपनी जगह पे रखा हुआ है। वैसे ही हमारी पेट की एक राइट साइड की मांसपेशी एक लेफ्ट साइड की मांसपेशी, दोनों को अपनी जगह पे लीनिया एल्बा ने रखा हुआ है। अब ये लीनिया एल्बा अक्सर ढीला पड़ जाता है अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं या फिर कई बार डिलीवरी के बाद ये इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि फट जाता है पर एक कह लूँ उसमें एक कमज़ोरी आती है जिससे वो डिवाइड हो जाता है। तो कह लीजिए कि जैसे हमारा जिपर आधा खुला हुआ है, अब वो जिपर कहाँ से खुला हुआ है वहाँ से वो बैक का जो दूसरा साइड है वो दिक्कत करेगा बंद करने में या वो एक अलग से झोल सा खाएगा। तो वैसे ही हमारी मांसपेशियाँ एक तरफ इकट्ठी होने लग जाती हैं और वो कहीं ना कहीं मजबूती नहीं पकड़ पाती। और लॉन्ग रन में ये जो डायस्टिसिस रेक्टाई इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। जैसे कई सारी फीमेल्स बताएंगी हमें बैक पेन की शिकायत लगातार रह रही है, कमर में दर्द रहता है या सुसु लीक हो रही है, इनकंटिनेंस का इशू आ रहा है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीक हो गया। हमारी अगर पेट की मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग होगी तभी ही हमारी पेल्विक फ्लोर जहाँ पे हमारे फीमेल्स का जो हमारा टॉयलेट का रास्ता है या हमारे पीरियड्स का रास्ता है उसको जो उसके आसपास की मांसपेशियाँ वो मजबूत तभी रहेगी जब हमारी एब्डोमेन की मसल्स भी मजबूत रहेगी। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो, लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो ये इससे हमारा वो लीनिया एल्बा फटने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इस डायस्टिसिस रेक्टाई का रिसोर्स जो मैं बोलूँगी वो है बैड पोस्चर्स। डायस्टिसिस रेक्टाई अक्सर उन फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको डिलीवरी से पहले या प्रेगनेंसी से पहले कुछ पोस्चरल प्रॉब्लम्स रही, कमर की या गर्दन की तकलीफ रही हो या फिर उनके बैड पोस्चर्स रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया हो, गलत तरीके से उठना बैठना या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, कम एक्टिव रहना भी डायस्टिसिस रेक्टाई का रिसोर्स बन सकता है। लेकिन डिलीवरी के बाद फटाफट एक्सरसाइज, जिम, योगा, एरोबिक्स शुरू कर लेना डायस्टिसिस रेक्टाई का एक कॉमन रीज़न है। डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते यूट्रस को लग जाते हैं अपनी पोजीशन लेने में।
तो एक यूट्रस भी जब तक अंदर पेल्विस के अंदर नहीं जाएगा तब तक एब्डोमेन मसल्स भी पूरी तरह से टोन नहीं हो सकती। लेकिन इस जानकारी के अभाव में कई सारी फीमेल्स एक कॉस्मेटिक अपनी अपीयरेंस की, मुझे फटाफट शेप में आना है या मुझे अपना पेट अंदर करना है, वो प्री मैच्योरली एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं। प्री मैच्योरली मतलब अभी समय नहीं है आपका हैवी एक्सरसाइज करने का और आपने करना शुरू किया ये सोच के कि मैं जल्दी शुरू करूँगी तो मेरी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। वो लीनिया एल्बा को चोट पहुँचाता है, लीनिया एल्बा फट सकता है और फटने के बाद वो जो टीयर, उसको हमने डायस्टेसिस रेक्टाई बोला। अब यानी ये कि उसका ये सिम्टम होता है कि आपका पेट हमेशा बाहर ही रहेगा, वो अंदर ही नहीं जाएगा। मतलब वो पेट आपका हमेशा एक लटका हुआ ही रहेगा। आपको वो हमेशा अपीयरेंस देगा कि जैसे आज भी मुझे शायद 2 या 3 महीने या 4 महीने की प्रेगनेंसी है। कोई भी आपको देख के बोलेगा क्या प्रेग्नेंट है, या मेरा अभी भी बेबी बम्प अंदर जा ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है डायस्टेसिस रेक्टाई का। अब डायस्टेसिस रेक्टाई के 2 वर्जन्स होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू में हम कह रहे हैं कि जब पेशेंट सीधा लेटता है घुटने मोड़ के, तो आप खुद से भी फील कर सकते हैं, अपना हाथ उसके ऊपर लीनिया एल्बा के ऊपर रखें आप और सर उठाएं जब आप लेटे हुए हैं। तो अगर वो उंगलियां आपकी 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 जो आपकी है, आपकी ये उंगल नीचे चला जाता है तो वो डायस्टेसिस रेक्टा है। और अगर आपने फिंगर्स उस लीनिया एल्बा के ऊपर रखा हुआ है और आप सर उठाते हैं तो पर वो बाउंस बैक कर रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा, तो डायस्टेसिस रेक्टा नहीं है, वो सिर्फ आपके पेट की मांसपेशियों की कमज़ोरी है। तो वो फॉल्स डायस्टेसिस रेक्टा है। और फॉल्स डायस्टेसिस रेक्टाई का मोस्ट कॉमन रीज़न पुअर पोस्चर है, बैड पोस्चर्स हैं। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद जब आप फीडिंग करा रहे हैं तो आपका हंच पैक निकल रहा है या राउंडेड शोल्डर्स हो रहे हैं या आपकी पीठ की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हैं, तो वो बिल्कुल आपका जो एब्डोमेन है वो लटका ही रहेगा। आप कितना भी वर्कआउट कर लेंगे उसमें वो टोनिंग आनी ही नहीं है। कोई और भी तरीका होता है डायस्टेसिस रेक्टाई को जांचने का? मैम मेन तो इसको जांचने का ये ही डिफरेंस है सबसे पहले कि आप फिंगर्स को, आप उसका पैल्पेशन जो टेस्ट है कि वो कितना डिप खा रहा है। अगर गैप उसका 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है तो वो और ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, जिसके लिए हो सकता है हमें लॉन्ग रन में जाके कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगेन इसमें डायस्टेसिस रेक्टाई में जो इलाज है वो सबसे पहले आपका फिजियोथेरेपी और मैनुअल ट्रीटमेंट्स और एक्सरसाइजेस के थ्रू ही होना है। इवन आपकी सर्जरी के बाद भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अगर डायस्टेसिस रेक्टाई ज़्यादा होगा तो वो आपको एब्डोमिनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया, मतलब जो हमारी पेट की नाभि उसकी पोजीशन बिगड़ जाना, हमने कुछ टाइम पहले कहा था धरन हिल जाती है पेट की, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी पेशेंट जल्दी जल्दी कंप्लेन करते हैं। जो मैंने बताया था पेल्विक स्पैज़म है, जैसे गर्दन में हमारी मांसपेशियाँ जब अकड़ जाती हैं हम कहते हैं स्पैज़म हो गया। जब हमारी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियाँ स्पैज़म में जाती हैं तो पेल्विक स्पैज़म है, जिसको आम लोग कई बार धरन चढ़ना भी कह देते हैं। तो ये परेशानियां भी लॉन्ग रन में आ सकती है। लेकिन ये पेशेंट्स हमेशा बैक पेन के शिकार रहेंगे और ये हमेशा एक थकावट फील करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। कई सारे पेशेंट सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद बेल्ट बांधने से उनकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या मालिश कराने से उनकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मालिश कभी भी मांसपेशियों को मजबूती नहीं देता, वो सिर्फ रिलैक्सेशन का काम करता है। लेकिन जब आप मालिश का सहारा बार बार लेते हैं या इस तरह से कोई टाइट कपड़ा बांध लेते हैं तो वो भी आपके मांसपेशियों को और कमज़ोर करेगा। तो उसका एक ड्यूरेशन होता है बांधने का, आपने कब बांधना है, कितना बांधना है, उसका तरीका समझना ज़रूरी है। वजह एक रैंडमली हमने टाइट बाइंडर्स, एब्डोमिनल बाइंडर्स मार्केट में बहुत ईजिली मिल रहे हैं, कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से मिल रहे हैं, वो लॉन्ग रन में नुकसान कर जाता है। तो ये डायस्टेसिस रेक्टाई इज़ अ डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सामने आ रही है। और इसको हमने सिर्फ कॉस्मेटिक के हिसाब से नहीं देखना कि हमारा बेबी बम्प अंदर नहीं जा रहा, ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में लेके आ रहा है। जैसे मैंने बताया बैक पेन हो रहे हैं, सर्वाइकल पेन्स हो रहे हैं, एब्डोमेन पेन आ रहा है, पेल्विक पेन्स हो रहे हैं। पेल्विक पेन्स, क्रॉनिक पेल्विक पेन्स भी बहुत कॉमन है, जिसमें पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रह रहा है। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि पेल्विक पेन का भी इलाज जो है हमने मैनुअल थेरेपी के थ्रू करना है। तो डायस्टेसिस रेक्टाई का मेन ट्रीटमेंट ही आपका मैनुअल थेरेपी है। तो जब आपने एक्सरसाइजेस की और आपका अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है स्पाइन का या आपकी पेल्विस का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो एक्सरसाइजेस एक्चुअली डायस्टेसिस रेक्टाई का गैप बढ़ा देगी, घटाएंगी नहीं। तो ये अलग नुकसान है। तो जब आपने मैनुअल थेरेपी के थ्रू आपने उस पेल्विस के आसपास के ढांचे को ठीक किया, नसों को खोला, उसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करी तो आपको एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट भी मिलेगा। अब जैसे कई सारी फीमेल्स डिलीवरी के बाद क्रंचेस, सिटअप्स, बहुत जल्दी इस तरीके के एक्सरसाइजेस, उन्हें लगता है कि कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, पर यहाँ पे हमने समझना है कोर सिर्फ आपका पेट की मांसपेशियाँ नहीं, कोर कंप्लीट स्पाइन है जो ऊपर से लेके नीचे तक शुरू हो रहा है। तो आपको पूरा बैलेंस स्पाइन का ऊपर से नीचे तक बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी पेट की मांसपेशियाँ टोनिंग लेगी। उसका ड्यूरेशन है कब कब आपने शुरू करना है। पर क्रंचेस और सिटअप्स
अब जैसे योगा में एक पश्चिमोत्तासन कहते हैं, जिसमें हम दोनों पैर लंबे करके उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत नुकसान करता है डायसिस रेक्टाई में। जबकि ये आसन बहुत पॉपुलर है डिलीवरी के बाद पेट को अंदर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी इनिशियल डायसिस रेक्टाई की प्रॉब्लम है या आपकी मांसपेशियां पहले ही बहुत वीक थी प्रेगनेंसी से पहले, पेट की मांसपेशियां, तो वो आपको और नुकसान करेगा योगा का आसन बजाय फायदे के। तो इसे कुछ बारीकियां समझना बहुत ज़रूरी है। आइडियली एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद कब एक्सरसाइज शुरू कर सकती है कोई भी महिला जिसे अपने को अपनी शेप में लाना है, मेरा पेट अंदर हो जाए, या और सिजेरियन के बाद कब एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी की सबसे पहली बात तो हमने समझना है कि डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारे इंडिया में वो कॉन्सेप्ट है कि आप आराम करें, रेस्ट करें और अच्छा खान पीन पे ध्यान दिया जाता है, पर एक्सरसाइज मूवमेंट पे नहीं ध्यान दिया जाता। तो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, आपने एक्सरसाइज शुरू करनी ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि नॉर्मल डिलीवरी में आप 24 या 48 आवर्स के बाद बिल्कुल सेफली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अब वो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल शुरू हो गए, जैसे हम अलग से देखते हैं कि पेट के लिए ये एक्सरसाइज है, थाई के लिए ये एक्सरसाइज है। नहीं, हमारी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट होगा कि आप अपने काम के लिए खुद उठें। आपके वेल विशर्स, आपकी फैमिली सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है, बट अपने काम के लिए खुद उठना भी अपने आप में एक एक्सरसाइज है शुरू के कुछ 3-4 दिन नॉर्मल डिलीवरी में। सिजेरियन में आप सेफली 3 to 4 डेज़ में आप अपनी एक सेफ एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। आप आजकल अच्छे हॉस्पिटल्स में फिजियो डेफिनेटली आपको विजिट करते हैं, आपकी डिलीवरी के बाद आपको बताते होते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या ये शुरू कर सकते हैं। तो बल्कि सिजेरियन में तो एक्सरसाइजेस और ज़रूरी है, क्योंकि उसमें तो हमने मसल के ऊपर एक कट भी लगाया, तो मसल के वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कईयों को डर होता है कि सिजेरियन के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नहीं, अब वो फिजियो से पूछ के बिल्कुल आप सेफली 3 से 4 दिन में शुरू कर सकते हैं। उसमें भी एक्सरसाइजेज जो हमने करनी है वो धीरे धीरे सिर्फ स्टमक स्क्वीज पे ही सिर्फ फोकस नहीं करना है। उसमें आपने अपने शोल्डर अलाइनमेंट्स, अपर बैक की टोनिंग, क्योंकि वहाँ से ही आप झुकना शुरू होते हो फीडिंग के वक्त। जब आप वहाँ से झुकना शुरू होते हो तो वो एब्डोमेन प्रेशर को बढ़ाता है। जितना एब्डोमेन प्रेशर ज़्यादा होगा, मांसपेशियाँ पेट की और ढीली हो जाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने अपर हाफ को आप स्टेबल करने की कोशिश करें, उसको अच्छा सपोर्ट दें, फीडिंग के वक्त ध्यान दें, पोस्चर केयर करें, अपर बैक की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करें शुरू के 15-20 दिन। फिर धीरे धीरे आपने अपने लोअर बॉडी पे भी फोकस करना शुरू करना है कि लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइजेज शुरू करें। तो ये आपकी डिज़ाइनिंग एक्सरसाइजेज की पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाती है, ये कॉमन नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई सारे आजकल हमारे सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे भी चीज़ें सामने आती हैं कि आप ये करेंगे तो फटाक से आपकी जो है मसल टोन हो जाएगी और इससे आपको 3 दिन में फ़र्क दिखेगा, 2 दिन में फ़र्क दिखेगा, हफ्ते में फ़र्क दिख जाएगा। इन चीज़ों से सावधान रहें, ये नुकसान ज़्यादा करेगा। और जैसे आपने बताया कि 4 से 6 हफ्ते यूट्रस को शेप लेने में लगना है, ठीक है। अभी आपने ये ध्यान देना है कि क्रंचेस, सिटअप्स, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आपने शुरू के 3 महीने में बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे आपका नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। डायसिस रेक्टाई डिलीवरी के वक्त भी हो सकता है। अक्सर आपने अगर प्री मैच्योर्ड एक्सरसाइजेस कर ली, मतलब ये आपका बॉडी तैयार नहीं था या आपके लिए वो सही एक्सरसाइज नहीं थी, तो डायसिस रेक्टाई की परेशानी आपके लिए जीवन भर की बन सकती है। आपको बेबी बम्प हमेशा रह जाना है, वो अंदर जाना ही नहीं है, और बल्कि उसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अलग आ जाने हैं, जैसे मैंने बताया बैक पेन, लेग पेन्स। अच्छा, एक और मैं आपको कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताती हूँ। कई सारी फीमेल्स का आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद पेट तो फ्लैट हो रहा है, लेकिन बटक्स और थाई बहुत चौड़ी हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं, ठीक है। एक तो वेट गेन हुआ, वो एक अपने आप में एक ठीक है डिफ़िकल्टी है, लेकिन अगर वो वेट मेंटेन भी है या ओवर वेट भी है तो वो बिल्कुल बटक्स और थाई से ओवर चौड़ी है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वर्जन जहाँ पे आपके एब्डोमिनल मसल्स बहुत वीक है। चाहे आपका पेट लटका हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन एब्डोमिनल मसल्स इतनी वीक हैं जिसकी वजह से आपकी सारी मसल्स जो थाई और पेल्विस की हैं उसमें टोनिंग नहीं आ पा रही है और वहाँ पे फैट डिपॉजिशन होना आसान हो गया है। तो कई सारी फीमेल्स ये स्ट्रगल करती हैं डिलीवरी के बाद कि मेरा पेट तो फ्लैट हो गया, लेकिन अब मेरा थाई और हिप इतना ज़्यादा चौड़ा हो गया कि मैं बहुत वर्कआउट कर रही हूँ लेकिन वो शेप नहीं ले रहा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फॉल्स डायसिस रेक्टाई में। फॉल्स डायसिस रेक्टाई क्या था? पुअर पोस्चर की वजह से था। बैड पोस्चर्स थे, आपकी मसल्स वीक थी, कहाँ की? पीठ की, कमर की। वो वीक होने की वजह से आपकी पेट की मांसपेशियां और कमज़ोर हुई, उसकी वजह से आपके थाइज और पेल्विस और चौड़े हो गए। मतलब जड़ कहाँ थी, हम वर्कआउट कहाँ कर रहे थे, और पेट की दिक्कत अलग बन गई कि पेल्विक पेन्स की सिनेरियो में आ गए। तो अब जो महिलाएं डिलीवरी के बाद जूझ रही हैं कि पेट ही नहीं अंदर हो रहा और ऐसे लग रहा है कि 4-5 महीने का बेबी बम्प नज़र आ रहा है, तो हो सकता है डायस्टेसिस रेक्टाई हो।
आप डायग्नोज कराइए पहले जाकर अपने डॉक्टर के साथ, और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें? इसमें मैनुअल थेरेपी का सबसे पहला रोल शुरू होता है। जब आपका एक बार डायग्नोसिस हो गया डायसिस रेक्टाई का, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो आपके मैनुअल थेरेपी इसमें हाथों से पेल्विस, कमर की स्पाइन और पीठ की स्पाइन की कर्व्स जो है उसके ढांचे को उसको ठीक करते हैं, अलाइनमेंट्स को ठीक करते हैं, मांसपेशियों को खोलते हैं, नसों को खोलते हैं, ताकि आप एक्सरसाइज जब करना शुरू करें तो मांसपेशियों पे और दबाव ना आए। तो जैसे मान लीजिए मैंने भी एक जिपर का एग्जांपल दिया ना, जब जिपर खराब हुआ, अगर आप उसको खुद छेड़खानी करते रहेंगे तो जिपर और टूट भी जाता है या खराब हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं वो अपनी कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे कि वो जिपर चल पड़ता है। तो सिमिलरली अगर आपका 2 सेंटीमीटर से कम है गैप डायसिस रेक्टाई में, तो मैनुअल थेरेपी के थ्रू हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिकवरी लेके आ सकते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी है गैप तो भी घबराने वाली बात नहीं है। मैनुअल थेरेपी और अलाइनमेंट करेक्शंस के थ्रू हम उसको इस जोन पे लेके आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बैक के दोनों जो हिस्से हैं वो नज़दीक आ गए, अब वो दूर नहीं है, तो आपने वो लीनिया एल्बा का गैप कम कर लिया, तो वो भी आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है मसल्स को टोन करने में। तो डायसिस रेक्टाई में हमने घबराना नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का सहारा ज़रूर लेना है। अक्सर लोग इसमें मैंने देखा पिलाटेस एक्सपर्ट होते हैं, या अगेन हमने जैसे कि आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके से हमारे पास एक्सरसाइजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो डायसिस रेक्टाई के बाद इन एक्सपर्ट्स के पास जाने से मैं आपको हमेशा एक गाइड करूँगी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहले जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट से अलाइनमेंट करेक्शंस करके फिर आप पिलाटेस या आपके जिम ट्रेनर्स का सपोर्ट लें ताकि फर्दर मसल टोनिंग अच्छी हो सके। पर डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे जाना नुकसान कर सकता है। तो जिन महिलाओं का पेट अंदर नहीं हो रहा डिलीवरी के काफ़ी महीने बाद, तो ज़रूर एक बार आप चेक करा लें। डायसिस रेक्टाई के साथ फीमेल्स के बहुत कॉमन कंसर्न्स होते हैं। एक तो डेफिनेटली कॉस्मेटिक अपीयरेंस, लगता है कि मेरा जो बॉडी शेप है वो बहुत बिगड़ गया है। दूसरा कॉमन कंसर्न्स होते हैं डायसिस रेक्टाई के साथ कि मुझे घर के काम करने में दिक्कत आ रही है, थकावट बहुत रहती है, वज़न उठाने में डर लग रहा है, कौन सी सेफ़ एक्सरसाइज है, कौन सी अनसेफ एक्सरसाइज है। अक्सर फीमेल्स डायसिस रेक्टाई में हीलिंग टाइम को लेके परेशान होती है कि कितना टाइम लग जाएगा इसको हील होने में। मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगी आप अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें बजाय परफेक्शन के। प्रोग्रेस का मतलब है कि अगर आपको दिख रहा है आपकी फिजियोथेरेपिस्ट जब काम करे तो वो आपकी जो दिक्कतें थी डायसिस रेक्टाई की वजह से, दर्दें आना या फिर थकावट होना या वो पेट का फूलापन अब कम हो रहा है, तो उस पर फोकस रखें आप, बजाय कि मेरा टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाए। वो रिजल्ट्स भी अपने आप में बहुत अचीवेबल या रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं जहाँ पे आप अपने सिम्टम्स से फ्री हो रहे हैं, पेल्विक फ्लोर अब आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको अब सुसु लीक नहीं हो रहा, बैक पेन्स नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट बॉडी मजबूती फील कर रहा है, आप एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, पेट आपका एक प्रॉपर फ्लैटनिंग की तरफ आ रहा है, मतलब एक टोनिंग की तरफ आ रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत मजबूती वाली बात है। तो डायसिस रेक्टाई में अपने आप में वो एक हीलिंग ही है। बस इसमें समय ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, मे बी साल 2 साल, लेकिन काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाती है। डायसिस रेक्टाई को अगर इग्नोर करते हैं, वो पेट का मोटापा चलता ही रहता है, तो उसका कितना नुकसान? मैम वो लॉन्ग रन में जाके हर्निया कर सकता है। एब्डोमिनल हर्निया एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, जानलेवा है। यू अम्बिलिकल हर्निया किसी जगह टाइम पे एक बहुत आपके लिए मेजर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो ये हर्निया क्या है, अंदर के हमारे एब्डोमेन के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अपनी पोजीशन से हिल रहे हैं, या हिल रहे हैं मतलब एक उनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है, जो अपने आप में स्ट्रेस है ना हमारे वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर। तो इसलिए हमने डायसिस रेक्टाई को सीरियसली अटेंड करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है हमने। अब कई लोग पेशेंट्स मालिश करा के ब्रेस बांध के बैठते हैं, या कुछ सोचते हैं कुछ पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने से हमारा पेट ठीक अंदर चला जाएगा। डाइट आपको वेट रिडक्शन में हेल्प कर सकता है, मसल टोनिंग में हेल्प नहीं कर सकता। मसल टोनिंग के लिए तो एक्सरसाइजेस ही करनी पड़ेगी, पर डायसिस रेक्टाई में आप रैंडम जब एक्सरसाइजेस पिकअप करते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। तो एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, अपनी फिजियो से सलाह लेके, हाँ फिर उसके बाद ही आप बिल्कुल एक्सरसाइज शुरू करें। अब कुछ एक्सरसाइज और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी आपने मैनुअल थेरेपी ज़रूर लेनी है। मैनुअल थेरेपी वाला पार्ट अक्सर मिस हो जाता है और एक्सरसाइज वाला पार्ट सीधा शुरू हो जाता है। इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिखते हैं, फिर पेशेंट परेशान होते हैं कि हमारे डायसिस रेक्टाई में रिकवरी नहीं आ रही है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, सेफ एक्सरसाइजेस हैं, जो शायद जो इस वीडियो को देख रही है शायद फिजियो की तक उनकी पहुंच नहीं है, वो कर सके। हाँ जी, मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी, उसके प्रॉपर ग्रेडेड पैटर्न्स बताऊंगी, आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है जिसको आप फॉलो करें, जिससे आपको डायसिस रेक्टाई में टोनिंग लेने में मदद मिल सकती है। डायसिस रेक्टाई में जो हमने एक्सरसाइजेस करनी है उसमें सबसे पहले आपने ये विशेष ध्यान देना है कि वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, जंपिंग, रनिंग,
या एक जर्क एक्सरसाइजेस जो होती हैं, या ट्रैम्पोलिन जंप्स हैं, या क्रंचेस हैं, सिटअप्स हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये तो लाइफ टाइम नहीं करना है आपने, अगर आपका केस डिक्लेयर्ड है डायस्टिस रेक्टाई का, क्योंकि ये काफ़ी एक्सरसाइजेस आपके डायस्टिस रेक्टाई को बढ़ा सकती है। बट जब आप एक सेफ एक्सरसाइज प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस तरह से घर में सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं। बैठ के अपने दोनों हाथ पीछे रखें, ऑलमोस्ट आपका बॉडी का वेट आपकी बाहों के ऊपर हो, आपके बटक्स के ऊपर नहीं हो, और इसके साथ आपने हल्का हल्का अपने पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है, जेंटल स्क्वीज़ करना है, बिल्कुल जेंटल अंदर की तरफ खींचें। हो सकता है आपको शुरू में वो जब आप खींच रहे हैं मांसपेशियों को तो आपको फीलिंग भी ना आए, बट आप उसको खींचने की कोशिश करें पेट को अंदर की तरफ। मतलब जैसे हम होता है ना, कई बार हम कोई टाइट टी शर्ट पहन लेते हैं, हम अपने पेट को छुपाना चाहते हैं तो हम पेट को अंदर खींच लेते हैं, बस वही चीज़ करनी है आपने। पर बहुत आपने संभल के धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आपने एक्सरसाइजेस को बढ़ाना है, जल्द में नहीं करना है एक्सरसाइजेस को। तो आपने पहले पैर लंबा करके आपने सिर्फ पेट को अंदर खींचा और फिर ढीला छोड़ा, आपने खींचा फिर आपने ढीला छोड़ा। इसके साथ अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है पैर को ये इस पैर के नीचे डाला, आपने इसको सपोर्टेड रखा। अब इसके बाद आपने पेट को अंदर खींचा फिर ढीला छोड़ा, अगेन आपने खींचा फिर इसको ढीला छोड़ा। नेक्स्ट आपने करना है अगेन पैर लंबा करके आपने बटक से नीचे की तरफ बैट को ज़ोर लगाया, और फिर आपने इस ऐसे करने से आपके घुटने थोड़े से उठ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही घुटने उठे फिर आपने अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है, फिर ढीला छोड़ा, फिर पेट को खींचा ढीला छोड़ा। इसमें ये विशेष ध्यान दें कि आपके दोनों पैर सीधे पड़े हो, कोई भी पैर आपको इस तरह से बाहर ना गिरा हुआ हो। अगर ये बाहर गिर रहा है तो आपने बैठ के एक्सरसाइजेस फिर नहीं करनी है। कोशिश करें दोनों पैरों को सीधा रख के, आपने बटक से ज़ोर डाला, जैसे ही घुटना उठा फिर आपने पेट को खींचा ढीला छोड़ा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे लेट के। अब लेट के आपने ध्यान देना है, सबसे पहले आपके हैंड्स साइड में होंगे, आपने भी सिर्फ स्टमक स्क्वीज़ करना है, जेंटली, बहुत जेंटली करना है, हल्के बिल्कुल स्लोली करना है। स्क्वीज़ इट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। यही चीज़ आप करेंगे, दोनों घुटने को बेंट करके स्टमक को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये हमने स्टमक स्क्वीज़ किया। अब एक होता है पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट और स्टमक स्क्वीज़ में फ़र्क है। स्टमक स्क्वीज़ में हमारा पेल्विस अगर ऐसा भी पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम पेल्विक टिल्ट की बात कर रहे हैं तो हमने स्टमक स्क्वीज़ के साथ साथ पेल्विस को भी इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाना है। तो उसमें होगा कि आपकी कमर वाला हिस्सा फ्लैटन होगा, स्ट्रेट होगा, उसका कॉन्टैक्ट पलंग से ज़्यादा अच्छा बनेगा आपके बेड से। जब आपने स्टमक स्क्वीज़ प्रैक्टिस किया था उसमें आपका इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं था, आप एक हॉलो फील कर सकते हैं, खालीपन फील कर सकते हैं कमर के हिस्से में। लेकिन जब आप ये पेल्विक टिल्ट के साथ करेंगे तो आपका कमर का हिस्सा पलंग के साथ लगेगा, जुड़ेगा, वो गैप कम होगा, हॉलो कम होगा। फिर उसको होल्ड करना है आपने 1 2 3 4 5 रिलैक्स, अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब इसी के साथ आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अगेन स्टमक स्क्वीज़ और पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करते हुए दोनों बाहें आपने साइड में रखी हुई है, स्लोली डाउन एंड स्लोली अप, स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। अब इसमें मैंने अपना स्टमक स्क्वीज़ और मैंने अपना पेल्विक टिल्ट दोनों मेंटेन किया हुआ है। मान लीजिए अगर आपको ये ऊपर ले जाते वक्त आपका पेल्विक टिल्ट छूट जाता है या स्टमक स्क्वीज़ छूट जाता है तो आप इमीडिएटली अपना हाथ नीचे ले आएँ। हाथ को ऊपर नहीं रखना है आपने, ऊपर रखने से वो एब्डोमेन के मांसपेशियों पे खिंचाव ज़्यादा जाएगा, जिससे वो और ज़्यादा लचीली हो जाएगी। हमने मजबूती देनी है इसको, और लचीली या फ्लेक्सिबल नहीं करना है। तो इसलिए ध्यान दें स्पेशली कि जब जितना आप मान लीजिए अगर स्क्वीज़ करके आप इतना ही हाथ लेके जा पाते हैं तो इससे शुरुआत करें, धीरे धीरे उस हाथ को पूरा टिकाने की कोशिश करें। इसकी नेक्स्ट एडवांसमेंट होती है कि जब हमने स्टमक स्क्वीज़ और पेल्विक टिल्ट को मेंटेन किया तो जब आप स्क्वीज़ कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो एक्सेल हो, आपकी जो सांस है वो बाहर की तरफ आए। मतलब मैंने स्क्वीज़ किया तो मैंने अब मुंह से हवा छोड़ी, और जब मैं मसल्स को रिलैक्स करती हूँ तो मैंने नाक से अपनी सांस को अंदर खींचा। अब सांस छोड़ते हुए मैंने पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचा। मतलब जब मैं मांसपेशियों को ढीला छोड़ती हूँ तो मैं सांस अंदर लूँगी, और जब मैं मांसपेशियों को अंदर खींचती हूँ तो मैं सांस बाहर छोड़ूंगी। ये उसकी नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट है। ये करने से पहले लेकिन मेक श्योर कि आपको कोई बैक पेन या कोई सर्वाइकल का पेन
ना बन रहा हो। अगर ये दिक्कत आ रही है या पेट में हैवीनेस वाली फीलिंग पड़ रही है तो इस एक्सरसाइज को रोक दें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, स्टमक स्क्वीज करते आपने साथ साथ में घुटने बैंड के साथ ही आपने बटक स्क्वीज भी करना है। सो स्टमक स्क्वीज एंड बटक स्क्वीज दोनों चीज़ साथ साथ में चलेगी। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे एक बार स्टमक स्क्वीज किया, एक बार बटक स्क्वीज किया, एक बार स्टमक स्क्वीज, एक बार बटक स्क्वीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी कर पा रहे हैं, तो स्टमक स्क्वीज और हील प्रेस। मतलब आपने स्टमक स्क्वीज किया और हील, स्टमक स्क्वीज को मेंटेन करते हुए आपने हील से बेड के ऊपर जोर डाला, तो उसमें थोड़ा सा आपका बटक वाला हिस्सा उठ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। स्टमक स्क्वीज और हील प्रेस। सो दिस इज़ अनदर नेक्स्ट एडवांसमेंट, जिसमें आपने स्टमक स्क्वीज करके जब हील प्रेस किया तो एब्डोमेन की दोनों मांसपेशियों को लीनिया एल्बा के पास आने में ज़्यादा और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसमें टोनिंग अच्छी आएगी, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप सेफली डायस्टेसिस रेक्टाई की आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर कि आप यूरिन पास करके आएँ, ब्लैडर आपका खाली हो। आपने स्टूल पास किया हो या नहीं किया, उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन एक्सरसाइजेस के साथ जब कर लिया आपने, इसके बाद इमीडिएटली कोई भी घर के काम में ना लगे। एक्सरसाइजेस के बाद थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा पॉज लें, फिर अपने घर के कामकाज करें, तो उससे आपके पेट के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। बाल्टियाँ उठाना, भारी कपड़ों के वज़न उठाना, ग्रॉसरी बैग्स उठाना, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की अपने टोकरियाँ उठाना, उससे बचें अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टा है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग एब्डोमेन मसल्स को और ज़्यादा वीक करेगा अगर डायस्टेसिस रेक्टाई की इश्यूज़ हैं। कई सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि वो स्पेशली ज़्यादा अपने पेट को इस तरह से प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है इससे पेट अंदर चला जाएगा। आपने ये बिल्कुल नहीं करना है। एक हमारी होती है नमाज पोजीशन, एक होता है कैट पोज, वो भी आपने अवॉइड करना है अगर आपका डायस्टेसिस रेक्टा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर अर्ली स्टेज पे है तो फिर आप एक कैट पोज या नमाज पोजीशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं।